ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भूगोल का पाठ क्रमांक 9 व्यापार यह पाठ पढ़ेंगे। अब हमें फर्स्ट यहाँ पर दिया है कर कर देखिए, मतलब आपको खुद ही कर कर देखना है, स्वयं कर कर देखना है। जब हम खुद करते हैं तो हम अच्छी तरह से सीखते हैं। जैसे व्यापार शब्द से ही आपको पता चल गया होगा कि व्यापार में हम कुछ चीजें लेते देते हैं और इसी लेन देन को हम व्यापार कहते हैं। तो हम इन प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। निम्न जानकारी प्राप्त करनी है, आपको ये खुद करना है, स्वयं करना है। जैसे घर में दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं की सूची बनाई है। जैसे आप घर में नमक, दाल, चावल, जो भी आप साबुन जो भी लेकर आते हैं खरीद कर, वो उसकी आवश्यकताएं, जो भी आवश्यकताओं की सूची आपको बनानी है। क्वेश्चन नंबर 2, इन वस्तुओं का उपयोग कौन कौन करता है? आप देखेंगे यहाँ पर ये वस्तुएं आपके घर में, इसका उपयोग कौन कौन करता है, उसमें आप उनका नाम लिखेंगे। जैसे घर में कितने सदस्य हैं, उनके नाम, जो जो इसका उपयोग करते हैं उनका नाम लिखिए। इन वस्तुओं की पूर्ति कहाँ से होती है, उसके सामने लिखना है। जो जो वस्तुओं के नाम की लिस्ट आप बनाएंगे, 1 2 3 4 10 लिस्ट जो भी बनाएंगे, उसमें आप इन वस्तुओं की पूर्ति कहाँ से होती है, पूर्ति मतलब कहाँ से आप इस चीज को, इन वस्तुओं को, इन चीजों को लेकर आते हो, उसके सामने आपको लिखना है। जैसे आप अगर दवाइयां लिखोगे तो दवाइयां मेडिकल से लेकर आते हो, सब्जी लिखोगे तो सब्जियां आप क्या लिखते हो, सब्जी वाले से लेकर आते हो, तो उनके सामने आपको लिखना है। सूची की वस्तुएं आप कहाँ से खरीदते हो? तो कहाँ से खरीदते हो? मेडिकल स्टोर से मेडिसिन खरीदते हैं, फिर सब्जियों की दुकान से, ग्रोसरी शॉप से हम लोग सब्जी खरीदते हैं। तो इस तरह से आपको उनकी लिस्ट बनानी है। इस क्रय विक्रय की क्रिया को आप क्या कहेंगे? जो ये क्रय विक्रय की क्रिया है, क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। इस खरीदने और बेचने की जो क्रिया होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसको आप क्या कहेंगे? उसको ही हम कहेंगे व्यापार, जो आज हम इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। वस्तुओं के बेचने वाला दुकानदार वस्तुओं के बदले क्या लेता है? जो बेचने वाला दुकानदार है, अगर आप उससे कोई चीज लेने जाते हो तो वो अपना सामान बेचता है। जैसे आप कोलगेट लेने गए तो वो अपना सामान बेचेगा, तो आपसे कुछ लेगा, बिना ऐसे मुफ्त में तो कोई देता नहीं है। तो आपसे क्या लेगा? आपसे पैसा लेता है ना। पैसा, आप पैसा दोगे तो उन वस्तुओं को आप खरीद सकते हो। ये वस्तुएं आपने जहां से खरीदी है, कहाँ से ये वस्तुएं, वहां से ये वस्तुएं कहाँ से आई और उसका मूल स्रोत कौन सा है। तो ये वस्तुएं आपने जहां से भी खरीदी है, वो वस्तुएं कहाँ से आई हैं और ये कहाँ पर उनका मूल स्रोत, मतलब कहाँ पर उत्पादन किया गया है। जैसे आप कोलगेट देखोगे तो कोलगेट मेडिकल पे नहीं बनता है, तो उसका उत्पादन एक, उसकी कारखाना होगा, वहां पर उत्पादित किया गया होगा। तो ये कहाँ से जहां से भी आपने खरीदी है, तो वो मूल स्रोत वहां पर कौन सा है, जहां से मुख्य रूप से ये बनकर आया है, वो नाम लिखना है आपको। इसकी जानकारी संकलित करना है आपको। देखो, अभी आप जानकारी संकलित करने के लिए आप जाएंगे, आप अपने इंटरनेट का भी प्रयोग कर सकते हो, मोबाइल में भी आप सर्च मार सकते हो, उधर से मार सर्च लेकर आप इसे अपने नोटबुक में कीजिए। तो इस सूची में वस्तुओं के नाम लिखना है और उस नाम के आगे आपको ये पूरी सूची, ये पूरी जानकारी आपको लिखनी है। प्राप्त की गई जानकारी के विषय में कक्षा में आकर चर्चा करना है। जैसे आपने जानकारी प्राप्त कर ली है तो आप क्लास में आकर, आप क्लास में सभी बच्चों के सामने ये बताइए। इसमें भौगोलिक स्पष्टीकरण देखने जाएंगे हम लोग। देखिए, उपरोक्त संकलित जो भी जानकारी हम लोग ने जो ऊपर की है, उसमें ध्यान में आएगा कि जब हम अपनी आवश्यकताओं की जो वस्तुएं हैं, अपने परिसर, दुकानों से, कहाँ से खरीदते हो? बाजारों से, मॉल से, यहाँ से खरीद कर लाते हैं, आदि स्थानों से हम लोग खरीदते हैं। अधिकांश विक्रेता स्वयं किसी की मांग अथवा वस्तु का उत्पादन नहीं करते। जो खुद विक्रेता होता है, जैसे मैंने आपको बताया है, जो विक्रेता मतलब बेचने वाला दुकानदार, वो खुद कोई चीज बनाता नहीं है, वो भी कहीं से लेकर आता है। और उत्पादित मतलब बनाना, प्रोडक्शन करना, वो खुद प्रोडक्शन नहीं करता। जैसे सब चीजें थोड़ी ना दुकानदार बनाएगा, कोलगेट भी बनाएगा, शैम्पू भी बनाएगा, सारा चीज थोड़ा बना सकता है। तो वो सिर्फ बेचने का काम करता है। तो ये वस्तुएं कहीं पर और प्रोडक्शन होता है, इसका निर्माण होता है, तब हम ये दुकान पर आती है और हमें वो दुकानदार बेचता है। वे वस्तुएं कहीं ना कहीं से लेकर आते हैं और सभी वस्तुएं हमारे परिसर में तैयार
नहीं होती। अभी देखोगे सारी वस्तुएं हमारे परिसर में तैयार नहीं होती। आप देखोगे जो भी है, कपड़ा है या आपने देखा कोलगेट, शैम्पू, ये सब हमारे परिसर में तैयार नहीं होती है। इसका कारण क्या है, क्यों नहीं तैयार होती? क्योंकि कारखाने हमारे परिसर में हम सरकार ने परमिशन नहीं दी हुई है कि वहां पर कारखाने स्थापित किए जाए, तो कारखाने दूर होते होंगे इसके। ये वस्तुएं कहीं दूरस्थ स्थानों पर, बहुत दूर के स्थानों पर तैयार होती है। इससे थोक बाजार केंद्र, थोक बाजार मतलब एक साथ बिकने वाला होलसेल मार्केट, जहां पर आप देखोगे एक वस्तु नहीं खरीद सकते। होलसेल मार्केट में अगर आप जाओगे तो वहां पर आप एक वस्तु नहीं खरीद सकते, बहुत सारी वस्तुएं एक साथ आपको खरीदनी होती है, उसको बोलते हैं होलसेल, उसको थोक बाजार केंद्र कहते हैं। कारखाना, यहाँ पर कारखानों में, इसके अलावा कृषि उत्पन्न बाजार समिति आदि ये वस्तुएं। सर्वप्रथम चिल्लर विक्रेता, जो चिल्लर विक्रेता है, जो हमारा दुकानदार है, वो क्या लेगा, उसको खरीदेगा और वहां से हम तक ये पहुंचेगी। तो दुकानदार हमारा चिल्लर विक्रेता में आता है। वो थोक बाजार से लेकर आएगा, नहीं तो कारखानों से लेकर आएगा, नहीं तो कृषि से उत्पन्न बाजार की समितियां होती है एक, यहाँ पर समितियां निर्माण की गई है, तो उन समितियों से, जहाँ पे कृषि का बाजार होता है, वहां से लेकर आएगा और हम तक क्या करते हैं, पहले ये दुकानदार लेकर आएगा और इसके बाद हम तक वो वस्तुएं पहुंचती है। अभी देखिए, खोजना है इसको, ये भी आपको खुद करना है, स्वयं करना है। जिस प्रकार अन्य स्थानों से वस्तुएं आप तक पहुंचती है, उसी प्रकार गांव शहर में तैयार होने वाली कोई विशेष वस्तु पदार्थ कहाँ कहाँ भेजा जाता है। तो आप देखोगे जिस प्रकार ये वस्तुएं जो आप तक पहुंच रही हैं, जब जैसे कोलगेट है, शैम्पू है, जो भी आप तक पहुंच रही है, उसी प्रकार आपके गांव शहर में तैयार होने वाली विशेष वस्तु, अगर आपके गांव शहर में कोई वस्तु तैयार होती है तो उससे उस वस्तु और उस पदार्थ को कहाँ कहाँ भेजा जाता है, कहाँ कहाँ ले जाते हैं हम लोग इसको। तो जैसे हमारे एरिया में अगर कोई चीज प्रोडक्शन हुआ तो वो एक ही जगह पर सिर्फ हमारे एरिया में नहीं बिकेगी, वो सभी एरिया में जाएगी, गांव शहरों में सब, जहां जहां उसे हम भेज सकते हैं। जैसे अगर कृषि में कोई चीज अगर उगाई गई या कृषि से कुछ चीजें निर्माण की गई, तो उसे हम सिर्फ अपने एरिया तक, अपने ही स्थानों तक हम नहीं भेजते, उसको दूसरे जगहों पर भी भेजा जाता है। तो इसकी जानकारी भी आपको इकट्ठा करनी है। हमारे दैनिक जीवन में विविध आवश्यकताएं होती है। आप देखोगे बहुत सारी आवश्यकताएं, हमारी आवश्यकताओं के पूर्ण करने के लिए हम विविध वस्तुओं का क्रय करते हैं। जो हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान तो हमारी मुख्य आवश्यकताएं। इसके अलावा इन सब और भी आवश्यकता है, लेकिन इन आवश्यकताओं की पूर्ति हम कैसे करते हैं, कैसे हम आवश्यकता अपने पूर्ण करते हैं, हम चीजों का क्रय करते हैं। क्रय करना मतलब खरीदना। क्रय अर्थात हम मांग करते हैं, उस चीज की डिमांड करते हैं। मांग करना मतलब डिमांड करते हैं हम। इन वस्तुओं की मांग पूर्ण करने के लिए वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। जब हम इनकी डिमांड करेंगे तो वो चीज उत्पादित होगी ही होगी। जैसे आप नोटबुक, टेक्स्ट बुक, किसी का भी आप डिमांड करो तो वो चीजें निर्माण होने कारखाने में चली जाती है। जिसका जितना जितना डिमांड करोगे वो चीजें वस्तुएं मार्केट में उतनी आएंगी। उत्पादक क्या करता है? उत्पादक मतलब जो वस्तुओं का निर्माण करता है, प्रोडक्शन करने वाला, उसे कहा गया है उत्पादक। वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं, वो हमारे प्रोडक्शन करने वाले वो वस्तुओं को बनाते हैं, हमारे तक पहुंचाते हैं। अर्थात थोक व्यापारियों को क्या करते हैं, वो बेचते हैं। थोक व्यापारी मैंने अभी बताया आप लोगों को, होलसेल मार्केट में जाकर वो बेच देते हैं। वो बहुत एक नहीं लेते हैं, बहुत सारे मात्राओं में वो सामान खरीदते हैं। इसी वस्तुओं की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए हम लोग वस्तुओं का क्या करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं। क्रय विक्रय किया जाता है। क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। हम लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये जो भी आवश्यकता है उसके लिए हम खरीदना और बेचने का काम करते हैं। जैसे हम वस्तुओं क्रय करने वाले ग्राहक होते हैं। हम क्या होते हैं? ग्राहक होते हैं। और वस्तुओं का उत्पादन और विक्रय करने वाले क्या होते हैं? विक्रेता। जो उत्पादन करते हैं, निर्माण करते हैं और जो बेचते हैं हमें, वो सब क्या होते हैं? दुकानदार जैसे हमारे हैं, वो विक्रेता कहलाते हैं। जैसे ग्राहक और विक्रेता वस्तुओं का क्रय विक्रय अथवा लेन देन करता है। ग्राहक और विक्रेता क्या करते हैं? वस्तुओं का क्रय विक्रय और लेन देन करते हैं, और इसी को क्या कहा जाता है? व्यापार। इसे अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और व्यापार की अगर परिभाषा में पूछा जाए तो यही आपकी परिभाषा मुख्य होनी चाहिए। ग्राहक और विक्रेता वस्तुओं का क्रय विक्रय अथवा लेन देन करते हैं, इसे ही हम व्यापार कहते हैं। मांग मांग को क्या कहा जाता है? क्रय, मतलब खरीदना। जितनी हम मांग करेंगे उसे कहा जाता है क्रय। अब और उससे ही इस क्रय विक्रय की प्रक्रिया, मांग और आपूर्ति की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। ये देखो, अगर आपको कोई परिभाषा पूछता है तो ये व्यापार की संकल्पना का आप चित्र भी बना सकते हैं। इस चित्र के माध्यम से भी आप समझा सकते हैं। परिभाषा भी लिखो, चित्र भी बनाइए। व्यापार का एक आर्थिक क्रिया है, अगर देखा जाए तो ये एक आर्थिक क्रिया है और समाज में होने वाले आर्थिक जीवन में एक दूसरे पर यह निर्भर होते हैं। हमारे आर्थिक जीवन में ये निर्भर होते हैं। आर्थिक मतलब अर्थ मतलब पैसा। क्यों? व्यापार क्या? पैसे की प्रक्रिया है। आप देखोगे कोई भी सामान लेना है या बनाना है तो भी पैसे चाहिए, और इसके बाद उसे बनाकर बेचना है या कोई खरीदने वाला आया तो वो भी वो पैसे देगा, तब हम वो सामान बेचेंगे। तो यही, इसे ही क्या कहा जाता है? आर्थिक प्रक्रिया। और हम एक दूसरे पर क्या है? आर्थिक जीवन में एक दूसरे पर निर्भर ही होते हैं। कोई भी प्रदेश अपने आप में स्वयं पूर्ण नहीं है। कोई भी प्रदेश खुद में स्वयं पूर्ण नहीं है। सब चीजें हम बना सकते हैं? नहीं। सब चीजें सब देश निर्माण कर सकता है? सब चीज उगा सकता है? नहीं। लोगों को आवश्यकता के पूर्ण के लिए दो देशों के बीच व्यापार की आवश्यकता होती है। सब आप देखिए कि भारत सब चीजों का निर्माण नहीं कर सकता, तो जो चीज नहीं निर्माण कर सकता वो आप बाहर से मंगाओगे। जैसे खनिज तेल आप देखोगे हम नहीं निर्माण कर सकते, तो हमें दूसरे देशों से मांग करनी पड़ती है। और प्रत्येक देश की भौगोलिक स्थिति अलग होने के कारण प्रत्येक देश में किसी न किसी विशिष्ट वस्तुओं का उत्पादन होता है। आप देखोगे सब देश की भौगोलिक स्थिति अलग अलग है, तो कोई देश ऐसा है कि जिसमें एक विशिष्ट उत्पादन, मतलब मुख्य रूप से उस चीज का निर्माण किया जाता है, तो वो देश क्या करेगा? वो बनाएगा और दूसरे भी देशों को बेचेगा। जिस स्थान पर किसी वस्तु की कमी होती है, तो जैसे कोई स्थान है जिस जिस वस्तुओं की कमी होगी वहां पर वस्तुओं की मांग की जाती है। अब जैसे जो स्थान है, जिस स्थान पे हम रह रहे हैं, तो वो स्थान पे आप देखोगे वस्तुओं की अगर कमी हुई, जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हो सेब। सेब जो होता है वो अब हम महाराष्ट्र में निर्माण कर सकते हैं, उगा सकते हैं? नहीं कर सकते, उगा नहीं सकते उसे। तो वो पर्टिकुलर आप देखोगे कश्मीर में ही उगता है। तो जहां उस वस्तु का उत्पादन अतिरिक्त हो जाता है, जैसे सेब कश्मीर ने उगाया, अतिरिक्त उत्पादन किया, तो वो दूसरे राज्यों में भी उसकी आपूर्ति करेगा। इसलिए इस प्रकार अतिरिक्त उत्पादन होने वाले प्रदेश में जो अतिरिक्त उत्पादन करता है वो क्या करेगा? कम उत्पादन होने वाले प्रदेशों की मांग के अनुसार आपूर्ति करते हैं। जैसे भी मांग की जाएगी उस चीज वस्तुओं की, आप उसको सप्लाई करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर उत्पादन होने वाले सेब की भारत के अन्य राज्यों में मांग के अनुसार आपूर्ति करता है। सेब कहाँ उत्पादन किया जाता है? जम्मू कश्मीर में। लेकिन क्या करेगा? दूसरे राज्य भी मांगेंगे, तो अतिरिक्त उत्पादन में से जम्मू कश्मीर दूसरे राज्यों को भी उसकी आपूर्ति करेगा। अभी क्या आप जानते हैं इस संकल्पना को? देखिए, व्यापार यह संकल्पना है, ये अति प्राचीन काल से अस्तित्व में आई है। व्यापार जो हम लेन देन का जो व्यापार करते हैं, ये बहुत प्राचीन काल, आप देखोगे इतिहास में भी आपने जानकारी प्राप्त की थी। व्यापार तभी से ही होता था, ट्रेड व्यापार तब से ही होता था, जहाजों के माध्यम से। और अंग्रेज भी इसी तरह से हमारे देश में आए थे, वो व्यापार करने के सिलसिले में आए थे और हम पे वो राज करने लगे। तो ये बहुत ही प्राचीन संकल्पना है, प्राचीन काल से शुरू हो गई और प्राचीन से मध्ययुगीन काल में ये पहुंचा। और व्यापार वस्तु विनिमय पद्धति, ये वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है? वस्तु विनिमय पद्धति में हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु की क्या करते हैं? लेन देन करते हैं। उसके बदले में वस्तु विनिमय पद्धति के माध्यम से होता था, मतलब वहां पर पैसा नहीं था, मुद्रा नहीं थी, उसका चलन नहीं था, तो भी व्यापार होता था। वस्तु से वस्तु की लेन देन की जाती थी, वस्तुओं के बदले वस्तुओं की लेन देन होता था। श्रम के बदले अनाज लिया जाता था। जैसे कोई मजदूर खेत में काम करेगा तो क्या करेगा? वो उसके बदले अनाज लेगा।
अनाज के बदले क्या लिया जाता था? तेल लिया जाता था, नमक लिया जाता था, शहद लिया जाता था, दूध लिया जाता था। इन पदार्थों का लेन देन होता है, उसी को कहते हैं लेन देन होता था। ये प्राचीन काल में होता था, इसे कहा जाता है वस्तु विनिमय पद्धति। इंग्लिश में इसे बार्टर सिस्टम कहा जाता है। इस व्यापार से मुद्रा का प्रचलन नहीं था। इस व्यापार में बिल्कुल मुद्रा नहीं आती थी, पैसा मुद्रा पहले ये बिल्कुल नहीं था। घरों में पुराने वस्त्रों के बदले क्या किया जाता था? बर्तन डिब्बे लेने वाले व्यवसायी आज भी दिखाई देते हैं। आप देखोगे हमारे घर में अभी भी पुराने कपड़े निकाल कर बर्तन, जो बेचने वाली आती है वो पुराने कपड़े लेकर बर्तन बेचती है। परंतु इस वस्तुओं का उचित मूल्य निर्धारण करने के लिए समस्याएं निर्माण होने लगी। तो उचित मूल्य नहीं निकल पाता था, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी। जब ये समस्याएं आने लगी तो प्राचीन काल में ऐसी समस्याओं का निर्माण, प्राचीन काल में भी ऐसी समस्या निर्माण होती थी। इसके लिए क्या हुआ? वहां पर मुद्रा का प्रचलन शुरू हो गया, मतलब पैसा का लेन देन का व्यवहार शुरू हो गया। आज के आधुनिक युग में व्यापार मुद्रा के द्वारा होती है। आगे आप देखोगे मुद्रा के द्वारा ही आप करते हो व्यापार। परंतु आज भी दुर्गम भागों में, जहां पर दुर्गम भाग कौन से आए? आपका पहाड़ी इलाका, जहां बहुत दुर्गम भाग है, और फिर पर्वतीय पहाड़ी, इसके अलावा जंगल, घने जंगल है, वहां पर आदिवासी जनजातियां हैं, वहां पर भी अल्प मात्रा में अभी भी वस्तु विनिमय पद्धति का उपयोग किया जाता है। मतलब वो डेवलप नहीं हुए, विकसित नहीं हुए। बताइए, तो ये भी आप कर देखना है। हमने देखा कि व्यापार वस्तु का क्रय विक्रय, वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। व्यापार में आप देखोगे वस्तु का हम खरीदना बेचना इस तरह का व्यवहार करते हैं, परंतु वस्तुओं का लेन देन न करने पर भी व्यापार होता है। अगर वस्तु न दिए, जैसे हम पैसा दिए हैं लेकिन सामने से हमें कोई वस्तु न मिली हो, तो भी हमें ये व्यापार कहलाता है। अब ये व्यापार कौन सा व्यापार होगा देखेंगे। जैसे सब्जी वालों को पैसे देकर आप सब्जी ली जाती है, ये तो व्यापार दिख रहा है कि सब्जी वालों को आप पैसे देते हैं और सब्जी ले लेते हैं। तो ये तो दिखाई दे रहा है, इसमें हमने पैसे दिया और सब्जी लिया, वस्तु ली। पुस्तकों की कीमत देकर पुस्तकें मिलती है। जैसे हमने जो भी हमें पुस्तक चाहिए, टेक्स्ट बुक चाहिए, हम दुकानदार के पास जाते हैं, पैसे देते हैं और तुरंत ही वो टेक्स्ट बुक ले लेते हैं। तो इसमें भी हमें दिखाई दे रहा है कि हमने पैसे दिया और पुस्तक हमारे हाथ में आया। परिवहन के साधनों की यात्रा के बदले शुल्क दिया जाता है। जिस प्रकार से आप जैसे स्कूल, घर से स्कूल में आते हैं या स्कूल से घर जाते हैं, तो आप परिवहन के साधनों का उपयोग करते हैं। यात्रा के लिए परिवहन के साधनों से हम यात्रा करते हैं, जैसे बस, रिक्शा। तो इनसे हम क्या करते हैं? यात्रा करते हैं और उसके बदले हम शुल्क देते हैं। शुल्क मतलब आप देखोगे कुछ ना कुछ हमारे टिकट का, बोलते हैं ना, भाड़ा लगता है, फीस लगती है। इस तरह से हम शुल्क देते हैं, फीस देते हैं, दिया जाता है। इस शुल्क के बदले हमें कौन सी वस्तु मिलती है? हम देखेंगे कि हमने पैसे तो दे दिए लेकिन हमें कोई वस्तु नहीं मिली। यहाँ पर वस्तु नहीं मिलेगी आपको, सेवा मिली। यहाँ पर हमें वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, हमने पैसे तो दिए लेकिन वस्तु नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पर आपको परिवहन की क्या मिली? सेवा मिली। तो इसे हम ये भी व्यापार ही कहलाता है। दूसरा है डॉक्टर वकील की सलाह के बदले उन्हें शुल्क दिया जाता है। जैसे डॉक्टर ने हमें सलाह दी, वकील ने सलाह दी, तो उनको क्या मिलता है? फीस दी जाती है। और इसमें से कोई कौन सी वस्तु मिलती है? अगर देखें तो हमें कोई वस्तु नहीं मिलती है, हमारे हाथ में कुछ वस्तु नहीं आती, लेकिन हमें इसमें कोई वस्तु नहीं मिलती। इसका आंसर ये आएगा। तो आप क्या लिखेंगे? इसमें भी व्यापार हुआ है, लेकिन इसमें क्या किया है? डॉक्टर और वकील ने क्या की है? सलाह दी है, और सलाह के माध्यम से उन्होंने सेवा की है। तो उन्होंने क्या दिया? सर्विस दिया है, इसलिए ये भी व्यापार माना ही जाएगा। आप सिनेमा देखने जाते हैं, सिनेमा घर में टिकट का शुल्क क्यों देना पड़ता है? तो सिनेमा घर में आप टिकट लेते हो और उसके बाद शुल्क भरते हो, लेकिन आपके हाथ में देखेंगे घर जाने का कुछ नहीं लेकर आए, लेकिन आपने क्या देखा? सिनेमा घर की सेवा ली, वहां पर आपने फिल्म देखी। बाल कटवाने जाते हैं तो उसके बदले भी आप लोग शुल्क देना पड़ता है, लेकिन बाल कटवाने जाते हैं तो हमें कुछ मिलता नहीं है हाथ में, लेकिन वहां पर बाल कटवाने की जो सेवा मिली उसे भी हम व्यापार ही कहेंगे। अब देखेंगे इसका स्पष्टीकरण। उपरोक्त घटक में, जो ऊपर के घटक हैं, इनमें सब वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। जब वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है तो उसे क्या कहते हैं? दृश्य व्यापार। जैसे आपने सब्जी ली, पैसे दिए और सब्जी ली, तो ये दिखाई दिया कि हाथ में मेरे कुछ आया, तो इसे क्या कहेंगे? दृश्य व्यापार। जैसे आपने किताब के लिए पैसे दिए, हाथ में किताब आई आपके, तो ये दृश्य व्यापार। ये क्या है?
दृश्य व्यापार है। परंतु जब सेवाओं का लेन देन होता है वो कहा जाता है अदृश्य व्यापार, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। जैसे डॉक्टर के पास गए, बीमार थे, आपने डॉक्टर ने आपको कुछ सलाहें दवाइयां हाथ में लिख के दे दी, लेकिन आपके हाथ में दिया नहीं कुछ भी। इसके अलावा वकील के पास गए या आप ट्रैवल यात्रा की, तो उसमें आपने कुछ फीस भरी लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं आया, लेकिन उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर उन्होंने सेवा दी है। यहाँ पर क्या दी है, उन्होंने सेवाएं दी है। इसको क्या कहते हैं, अदृश्य व्यापार, क्योंकि इसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे सिर्फ सेवाओं का लेन देन होता है, तब उसे हम अदृश्य व्यापार कहते हैं। इसके बाद आप देखोगे व्यापार के प्रकार में, व्यापार के प्रकार में आप देखेंगे व्यापार के दो प्रकार है मुख्य रूप से, वस्तु की मात्रा के अनुसार वस्तुओं की नग संख्या, और दूसरा है प्रदेश के विस्तार के अनुसार भी व्यापार किया जाता है, मात्रा के अनुसार और विस्तार के अनुसार। जो मात्रा के अनुसार है उसे भी दो भागों में, दो प्रकार में विभाजित किया गया है, एक थोक व्यापार है, दूसरा चिल्लर व्यापार। और इसी तरह से प्रदेश के विस्तार के अनुसार में भी दो भागों में बांटा गया है, एक राष्ट्रीय व्यापार, उसे स्थानीय व्यापार भी कहते हैं, और दूसरा अंतरराष्ट्रीय व्यापार, उसे बाह्य व्यापार भी कहा जाता है। वस्तु के मात्रा के अनुसार अगर आप देखेंगे व्यापार, तो वस्तु की संख्या के लिए थोक और चिल्लर व्यापार, वस्तुओं के संख्या के लिए हम थोक और चिल्लर व्यापार, ऐसे दो प्रकार किए गए हैं। हमने ऊपर देखा थोक व्यापार क्या होता है, मैंने आपको बताया था होलसेल मार्केट, जिसमें आपको एक वस्तु नहीं मिलेगी खरीदने के लिए, आप लेंगे तो आपको एक से अधिक मात्रा में वस्तु खरीदनी होगी। व्यापार बड़ी मात्रा में वस्तुओं की खरीदारी करते हैं, उत्पादक से सीधे ये खरीदार, उत्पादक से ही खरीदारी की जाती है, जहां पर हाँ ये निर्माण होता है सामान का, वहां पर ही हम खरीदारी करते हैं। खरीदे हुए माल को चिल्लर व्यापारियों से विक्रय, खरीदे हुए माल को चिल्लर व्यापारियों से विक्रय किया जाता है, उनको क्या कर दिया जाता है, जाकर बेच दिया जाता है चिल्लर व्यापारियों को। जो हमारे घर के आसपास रहते हैं दुकानदार, उसे कहा जाता है चिल्लर व्यापारी। इस समय होने वाले व्यापार को हम थोक व्यापार कहते हैं, होलसेल व्यापार कहा जाता है, ट्रेड। कारखाने, कृषक आदि से थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। आप देखोगे कृषक, कारखाने, ये सब बहुत ज्यादा मात्रा, मैंने बोला ना मात्रा यहाँ पर अधिक होगी। जैसे हम आम संतरा के बागान मालिक से थोक व्यापारी पूरे माल को खरीदता है, तो वहां से थोक व्यापारी क्या करेगा, होलसेल मार्केट से लेकर आएगा और खरीदारी करके वो चिल्लर व्यापारियों को बेच देगा। अब चिल्लर व्यापारी दूसरा प्रकार है, बड़े थोक व्यापारी से माल खरीदकर सीधा उपभोक्ता, उपभोक्ता अर्थात ग्राहक, उपभोक्ता अर्थात ग्राहक को वस्तुएं बेची जाती है। बड़े थोक व्यापारी जो होलसेल व्यापारी हैं वो क्या करेंगे, उपभोक्ता तक पहले माल खरीद कर सीधा उपभोक्ता तक बेची जाती है, इसे चिल्लर चिल्लर व्यापार कहा जाता है। जो वहां पर बड़े थोक व्यापारी से माल खरीद कर जो आते हैं लेकर दुकानदार, चिल्लर व्यापारी हैं, वो बाद में लेकर आकर हमें बेचते हैं, ग्राहक को बेचते हैं, इसे चिल्लर व्यापार कहा जाता है। ऐसे वस्तुओं की मात्रा कम होती है, देखोगे आप एक ही शैम्पू, एक ही कॉलगेट, एक ही आप एक सामान खरीद कर लेकर आते हो, तो ये क्या हो गया, इनमें मात्रा कम होती है। जैसे चिल्लर विक्रय करने वाले दुकानदार, चिल्लर विक्रय करने वाले दुकानदार और बागान सब्जियों के विक्रेता, जहाँ सब्जी मार्केट में आप जाते हो, सब्जियां खरीद के लेके आते हो, 1 किलो भिंडी, आलू, प्याज, तो इस तरह से आप खरीद के लेकर आते हो, तो ये क्या हुआ, चिल्लर व्यापार। दूसरा है क्षेत्र के विस्तार के अनुसार, मतलब क्षेत्र कितना बड़ा है उसके विस्तार के अनुसार ये व्यापार होता है। वस्तुओं का क्रय विक्रय विविध स्तरों पर किया जाता है। आप देखोगे बहुत विविध स्तर पर, अलग अलग स्टेज है उस पर किया जाता है। इस आधार पर स्थानीय मतलब हमारे स्थान के, विभागीय मतलब हमारे विभाग के, राष्ट्रीय मतलब हमारे राष्ट्र मतलब देश के, अंतरराष्ट्रीय मतलब देश के बाहर के देशों के साथ में ऐसे व्यापार किए जाते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय देशांतर्गत व्यापार देखोगे, उसे अंतर्गत व्यापार भी कहा जाता है। जो देश के अंदर ही व्यापार होता है उसे क्या कहा जाता है, देशांतर्गत व्यापार। एक ही देश के विभिन्न देशों के बीच ये व्यापार होता है।
एक देश में ही विभिन्न प्रदेशों के बीच में होता है। जैसे उदाहरण के लिए भारत में विभिन्न प्रदेश हैं, जैसे हम महाराष्ट्र से, गुजरात से आपस में ही क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आपस में ही व्यापार कर रहे हैं विभिन्न प्रदेशों में। उसे क्या कहा जाता है, देश के अंतर्गत, मतलब अंदर ही व्यापार किया जा रहा है। देश का क्षेत्रफल, संसाधनों की उपलब्धता, हमारे पास देश का क्षेत्रफल कितना है, कितना बड़ा हमारा देश है, संसाधन हमारे पास कौन कौन से कितने उपलब्ध हैं, विविधता भी पाई जाती है। आप देखोगे हमारा देश विविधताओं में अलग अलग जगहों पर अलग 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 चीजों का निर्माण होता है, वितरण बांटा जाता है, उसको भेजा जाता है। इसका परिणाम आंतरिक व्यापार, देशांतर्गत व्यापार पर ये सब परिणाम पड़ता है। मतलब देश का क्षेत्रफल कितना है, संसाधनों की उपलब्धता कितनी है, कितने संसाधन उपलब्ध हैं, तो उसके अनुसार विविधता हमारे यहाँ पर देखेंगे अलग अलग है। वितरण है, कहीं चाय उगता है तो कहीं सेब उगता है, कहीं पर गेहूं, कहीं पे गन्ने की खेती अधिक होती है। तो इस तरह से आप देखोगे इसका विविधता पाई जाती है। वितरण का भी परिणाम देखेंगे हम लोग, वितरण किस तरह से हम वितरण करते, वितरित करना मतलब देना, ये सब आंतरिक व्यापार के अंतर्गत आता है, मतलब देशांतर्गत व्यापार। जनसंख्या का प्रमाण कितना है, यातायात और संचार की साधनों की सुविधाएं कितनी है। जैसे अगर आप देखोगे कि जनसंख्या कितने प्रमाण में है, कितनी ज्यादा जनसंख्या है, यातायात की सुविधा है कि नहीं, संचार की सुविधा है कि नहीं, रहन सहन कैसा है, विपणन व्यवस्था कैसी है, एडवर्टाइजिंग कितना है। जैसे अगर आप देखोगे गांव में अगर इस प्रकार का व्यापार किया जाए तो थोड़ा मुश्किल होंगे, क्योंकि दिक्कतें आएंगी, क्योंकि वहां पर आप देखोगे यातायात की साधन नहीं है, जनसंख्या का प्रमाण भी कम है, और इसके अलावा संसाधनों की सुविधा भी नहीं है, जैसे संचार की सुविधा भी नहीं दोगे, लोगों का रहन सहन भी वहां पर अलग ही होता है, क्योंकि वहां पर सुख सुविधा नहीं है, विपणन की व्यवस्था भी नहीं है, एडवर्टाइजिंग इतनी नहीं की जा सकती है, क्योंकि सब जगह एडवर्टाइज करके पोस्टर्स वगैरह नहीं लगा सकते हैं। तो इसका परिणाम देशांतर्गत व्यापार पर आपको होगा। यही चीजें अगर आप शहरों में देखोगे, अगर जगह प्रमाण अधिक ज्यादा है, सुविधा, तरीका अच्छा है, विपणन की व्यवस्था है, तो इस तरह से अगर व्यवस्था जितनी होगी अच्छी होगी, उतना ही व्यापार देशांतर्गत होगा अच्छा सा। भारत के भौगोलिक घटकों की जो विविधता है वो अत्यधिक जनसंख्या के कारण बड़ी मात्रा में अंतर्गत व्यापार होता है। आप देखोगे जो विविधता होने के कारण हम देखोगे ज्यादा मात्रा में हमारे भारत में अंतर्गत व्यापार होता है, देशांतर्गत व्यापार होता है। अंतर्गत व्यापार का विकास देश के विकास पर निर्भर होता है, तो जितना अंतर्गत व्यापार अधिक होगा उतना देश का भी विकास होगा, आर्थिक विकास अधिक होगा और व्यापार भी अधिक होगा। और आर्थिक विकास और अंतर्गत व्यापार में धनात्मक संबंध होता है। मतलब अंतर्गत व्यापार जितना अधिक होगा, जितना आर्थिक विकास होगा, मैंने आपको बताया कि विले गांव में उतना विकास नहीं हो पाता है, तो अंतर्गत व्यापार होना थोड़ा दिक्कतें होती है, लेकिन शहरों में होगा तो आपको दिक्कतें अंतर्गत व्यापार करने में नहीं आएंगी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय मतलब हमारे देश के बाहर, एक देश से दूसरे देश में होने वाली वस्तुएं सेवाओं का विनिमय अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। एक देश से दूसरे देश में करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत और चीन, भारत और जापान एक देश से दूसरे देश में व्यापार करते हैं, इसे कहा जाता है, हमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। कुछ देशों में विशिष्ट वस्तुओं की अतिरिक्त उत्पादन होता है, कुछ देशों में बहुत सारे वस्तुओं का उत्पादन होता है, वह उत्पादन मांग करने वाले देशों में भेजा जाता है, और इस कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार जब दो देशों के बीच में होता है तो उसे द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं। जब दो देशों के बीच में होगा तो हम द्विपक्षीय कहेंगे, और दो देशों से अधिक देशों के बीच में होगा तो हमें उसे बहुपक्षीय व्यापार कहेंगे। तो जैसे एक ही देश, जैसे मैंने बोला भारत और चीन में हो रहा है तो ये द्विपक्षीय व्यापार हो गया, लेकिन बहुपक्षीय एक साथ देश आपस में आ रहे हैं और सभी मिलकर कर रहे हैं तो इसे कहा जाएगा बहुपक्षीय व्यापार। और कुछ ही देशों की आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, बहुत ज्यादा उत्पादन करते हैं, तो क्या जैसे सऊदी अरब, कुवैत देशों में होने वाले खनिज तेल का उत्पादन, इसी प्रकार कनाडा, संयुक्त राज्य और देशों में गेहूं का उत्पादन अधिक होता है, तो वो क्या करेंगे, दूसरे देशों जहां पर मांग किया जाएगा वहां पर वो उसकी आपूर्ति करेंगे। आपूर्ति मतलब देंगे। आयात और निर्यात,
आयात और निर्यात अंतरराष्ट्रीय व्यापार की मूलभूत प्रक्रिया है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपने सुना होगा। आयात मतलब इंपोर्ट, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट। जब कोई देश एक दूसरे से देश से वस्तुएं और सेवाएं खरीद कर अपने देश में लाता है तो उसे क्या कहते हैं? आयात। जैसे भारत जापान से, चीन से खरीद कर लेकर आ रहा है तो उसे कहेंगे आयात। और उसी प्रकार जब कोई देश अपने पास में होने वाले अधिक उत्पादन की आवश्यकता है, जैसे हमारे पास चाय का उत्पादन, मसालों का उत्पादन अधिक होता है हमारे देश में, तो हम दूसरे देशों को बेच रहे हैं, तो हम देश में बेचते हैं और उसके बदले हमें क्या मिलता है? विदेशी मुद्रा मिलती है, तब उसे हम निर्यात कहेंगे। तो आयात ज्यादा होना चाहिए कि निर्यात? जो भी है, हमें आयात या निर्यात जो होगा, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे स्लाइड में, नेक्स्ट इसमें पेज पर, कि आयात होना चाहिए कि निर्यात, करके देखना है। किसी भी एक आर्थिक वर्ष के लिए भारत और जापान के बीच में होने वाली प्रमुख वस्तुओं का क्रय विक्रय और मूल्यों की जानकारी प्राप्त करके इसके संबंध में 2 परिच्छेद लिखना है। आपको भारत और जापान के बीच में किन किन वस्तुओं का क्रय और खरीदना बेचना हम करते हैं, इसका इंटरनेट से आप जानकारी प्राप्त करके उसके बारे में आप पैराग्राफ 2 पैराग्राफ लिखिए। ये आपको खुद करना है, थोड़ा सोचना है आपको। मानो कि आप व्यापारी हैं, आप खुद व्यापारी हैं, आपको अपने उत्पादन को देश के अन्य राज्यों में बेचना है। मैंने कुछ कोई चीज का निर्माण किया है, जैसे मैंने कपड़े का निर्माण किया है, तो मुझे अपने ही देश के कुछ राज्यों में बेचना है। मैं महाराष्ट्र में निर्माण की, मुझे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात, राजस्थान, जिसमें भी बेचने जाना है, उसी प्रकार उस उत्पादन आपको विश्व के कुछ देशों में भी करना है। उसी प्रकार हम कुछ विश्व के देशों में भी करना चाहते हैं, अपने ही प्रदेशों में भी करना चाहते हैं। तो इसमें से कौन सा व्यापार सरल होगा? कौन सा आप देखोगे? देशांतर्गत व्यापार सरल होगा कि अंतरराष्ट्रीय? तो हमें थोड़ा सरल मिलेगा, देशांतर्गत ही व्यापार सरल मिलेगा, क्योंकि इसमें नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है। आप ट्रैवलिंग करने के लिए वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो उतने कुछ नियम कानून होते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने जाओगे तो नियम कानून, आपको बहुत सारे नियम कानून समझने होंगे, फिर आपको उसके थ्रू जाना होगा, तो उसमें समय लगेगा। तो आपने अभी अभी व्यापारी बने हैं, तो कोशिश कीजिए अपने ही देश के अंतर्गत, तो देशांतर्गत व्यापार बहुत सरल होगा। और इस व्यापार में सीमाएं, किस व्यापार में सीमाएं आ सकती है? आप देखोगे सीमा, आपको देश के बाहर जाना है, आपको बहुत सारे सीमा मतलब अवरोध आ सकते हैं, तो कौन से आ सकते हैं? सीमाओं के बाहर जाना है तो हमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ये मुश्किलें का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके कारण खोजना है हमें। तो उसके कारण अगर हम देखेंगे, तो अभी हमने देखा था ऊपर ही, देखिए उसके कारण क्या है। इसमें देश, अगर हम देखेंगे तो आप देखोगे उसके कारण, जो कारण है ऊपर ही हमने अभी देशांतर्गत व्यापार में भी देखा। और इसमें हम देखेंगे क्या हो गया, देखो इसमें इसमें जो उसके कारण क्या होंगे, हमारे राजनीतिक संबंध कैसे, हम कोई भी देश में जाके बेच सकते हैं? नहीं। और उसके अलावा उसकी प्राकृतिक परिस्थितियां कैसी हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बड़े पैमाने पर वृद्धि। आप देखोगे राष्ट्रों में व्यापार संबंधी नीतियां कौन सी है, राष्ट्रों में व्यापार के संबंध में नीतियां, कानून होते हैं, उस कानून के तहत जाना पड़ेगा। और बाजार केंद्रों में वस्तुओं की मांग और आपूर्ति के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आपकी ये सीमाएं आ सकती हैं। ये बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। सीमा मतलब आपको अवरोध आ सकते हैं, क्योंकि इसकी नियम कानून अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अलग होते हैं और देशांतर्गत के अलग। आप आसानी कर सकते हैं। देखिए व्यापार संतुलन अभी हमने पढ़ा था। व्यापार संतुलन में हमें आयात और निर्यात के कुछ मूल्यों में अंतर को हम निर्यात के कुछ मूल्य में होने वाले अंतर को हम क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन। जैसे आयात 3 व्यापार संतुलन दिया गया है, आप लोग देखोगे आयात मूल्य और निर्यात मूल्य की अपेक्षा अधिक होता है। अगर आयात अधिक है, निर्यात कम है, तो उसे कहा जाएगा प्रतिकूल व्यापार संतुलन। क्योंकि आयात अगर हम अधिक करेंगे, मतलब दूसरे देशों से सामान अधिक मंगाएंगे, तो हमारा पैसा दूसरे देशों में जाएगा, तो हमारे पैसे कम होते जाएंगे। और अगर हम निर्यात अधिक करते हैं तो हमें फायदा होगा। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा? प्रतिकूल व्यापार संतुलन। प्रतिकूल व्यापार आप देख लोगे, आयात ज्यादा है, निर्यात कम है। और इसी प्रकार से निर्यात मूल्य और आयात मूल्य की अपेक्षा अधिक हो
अगर निर्यात ज्यादा हो और आयात कम हो, निर्यात में हम दूसरे देशों को सामान देते हैं और विदेशी मुद्रा हमें मिलती है। तो इस प्रकार निर्यात अगर हमें ज्यादा हो, विदेशी मुद्रा जितनी हमारे ज्यादा मिलेगी तो उतना हमारा क्या होगा, ये व्यापार का संतुलन अच्छा होगा। तो इसीलिए अनुकूल व्यापार संतुलन कहा गया है। तो आयात कम, निर्यात ज्यादा, और इसे क्या कहा गया है, संतुलित व्यापार। ना आयात और निर्यात दोनों मूल्य लगभग समान है, एक दूसरे के समान है, मतलब आयात भी उतना और निर्यात भी उतना। इसे क्या कहा जाता है, संतुलित व्यापार कहा जाता है। इसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक संगठन, आप देखोगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक संगठन, अगर आप विदेश में व्यापार करने जाओगे तो कुछ व्यापार के संगठन है, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, साथ में मिलके काम करते हैं, इंटरनेशनल स्तर पर है, वो इंटरनेशनल लेवल पे है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रक्रिया स्थानीय स्वरूप की अपेक्षा बहुत ज्यादा कठिन होती है, बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए हमने अभी इसमें कहा था ना, इसमें कहा था हमने कौन सा व्यापार आसान है, आपको देश के अंतर्गत होने वाला व्यापार आसान है, क्योंकि देश के बाहर जाओगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार करोगे तो आपको काफी दिक्कतें आएंगी, नीतियों का सामना करना पड़ेगा, कानून के तहत जाना पड़ेगा, तो कुछ बहुत सारे प्रोसेस है उसके। यह व्यापार दो या दो से अधिक देशों के बीच में होता है। यह व्यापार देशों की अर्थव्यवस्था, सरकारी नीतियां, बाजार केंद्र, कानून, न्याय व्यवस्था, मुद्रा, भाषा और घटकों का प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने आपको कहा, चीन या जापान में आप अगर अपने सामान को बेचने जाते हो तो वहां पर जापानीज लैंग्वेज सीखनी होती है, हमें चाइनीज लैंग्वेज सीखनी होती है, क्योंकि भाषा भी होनी चाहिए, तभी हमारा व्यापार हो पाएगा। तो देशों की अर्थव्यवस्था, सरकारी नीतियां होती है, बाजार का केंद्र कैसा है, कानून, न्याय व्यवस्था, इसके तहत आपको जाना पड़ता है। देशों के बीच आपसी राजनीतिक संबंध कैसे हो, जैसे हम पाकिस्तान के साथ उतना व्यवहार नहीं करते, हमारा राजनीतिक संबंध का भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव पड़ता है। कभी कभी व्यापार की प्रक्रिया में रुकावटों के कारण आपसी देशों के बीच परस्पर संबंधों समझौते पर विपरीत परिणाम पड़ता है। कभी कभी व्यापार करते करते कुछ रुकावटें आ सकती है, तो कभी कभी हमारा अगर व्यवहार अच्छा भी है तो कुछ उसमें क्या हो सकता है, कुछ संबंध समझौते पे हमारे क्या हो सकता है, कुछ अलग ही परिणाम हो सकता है, जैसे हमारे संबंध भी खराब भी हो सकते हैं। व्यापार कभी कभी होता है तो कुछ नुकसान या घाटा या नुकसान होने में ये हो सकता है। यह टालने के लिए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यापार संगठन की आवश्यकता उत्पन्न हुई, क्योंकि किसी की भी प्रॉफिट हो सकता है, किसी का भी लॉस हो सकता है। तो इसीलिए ये टालने के लिए कि आपसी मनमुटाव ना हो, झगड़ा ना हो, इसके लिए कुछ नीतियां अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और व्यापार संगठन की आवश्यकता उत्पन्न हुई। तो आर्थिक स्थिति अलग अलग होने के बाद भी व्यापार की प्रक्रिया सरल और न्यायपूर्ण हो। आप देखोगे आर्थिक स्थिति अलग अलग होने के बाद भी, और सब जगह की आर्थिक स्थिति समान नहीं होती है, कोई देश बहुत ज्यादा गरीब होता है, कोई बहुत ज्यादा अमीर होता है, कोई देश एवरेज में होता है। तो सबकी अलग अलग होने के बावजूद क्या हो जाता है, व्यापार की प्रक्रिया है बहुत ही आसान और न्यायपूर्ण होनी चाहिए, जिसमें कोई मतलब ऐसा नहीं गरीब देश है तो उसका नुकसान करवा दो, अमीर देश है उसका फायदा करा दो, ऐसा नहीं। तो ये न्यायपूर्ण हो, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठनों की निर्मित की गई। और अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है इसकी वृद्धि और सुलभता के लिए कार्य करते हैं। व्यापारिक संगठन कुछ इसके लिए कार्य करते हैं, और कुछ आर्थिक संगठनों की जानकारी आप देखोगे आगे की तालिका में दी गई है। देखो आसियान मुख्यालय आप देख रहे हैं, ये वाला एक आर्थिक संगठन है। विश्व व्यापार संगठन, ये भी एक आर्थिक संगठन है। संसार के कुछ आर्थिक संगठन है, एक है, यहाँ पर आर्थिक संगठनों के नाम दिए गए हैं, आप देखोगे पूरी लिस्ट है, सूची बनी गई है। सदस्य देशों की संख्या और बोध चिन्ह, सदस्य से देशों की संख्या मतलब कितने देश इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, और यहाँ पर कौन सा उनका बोध चिन्ह है, मतलब कौन सा ट्रेड मार्क टाइप में। विश्व व्यापार संगठन, ये WTO, इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है फुल फॉर्म। इस यहाँ पर 164 देश ने सदस्य बने हैं इसके। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का चिन्ह ये है, और इसका मुख्यालय जिनेवा में स्विट्जरलैंड में है। और इसी प्रकार इसके उद्देश्य और कार्य क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की चर्चा के लिए मंच उपलब्ध कराना, स्टेज उपलब्ध कराना, कि हम चर्चा एक दूसरे से करेंगे, व्यापार संबंधी मतभेद निपटाना, मतलब मतभेद नहीं होना चाहिए, तो वो निपटाने के लिए भी ये इसके लिए कार्य करता है। इसके अलावा राष्ट्र की व्यापार नीति की देखरेख करना,
जो भी व्यापार की नीति है, बनाई गई कानून बनाने के बाद छोड़ नहीं देना, उसकी भी देख रेख करना कि कानून के तहत काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। विकासशील देशों में तकनीक सहायता एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। जो भी विकासशील देश है, विकासशील देश जो भी आते हैं, जैसे विकसित देशों को तो उतनी प्रशिक्षण और उसकी तकनीकी की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो विकासशील मतलब विकसित विकास की ओर जा रहे हैं उसे कहा जाता है विकासशील देश। ये तकनीक की सहायता, उनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज देना, इसके बाद उनको ट्रेनिंग करवाना, प्रशिक्षण कराना मतलब ट्रेनिंग कराना, जिससे क्या होगा, उनमें अच्छी तरह से संगठन में कार्य हो सकेंगे। यूरोपीय संघ EU, इसे यूरोपियन यूनियन कहा जाता है, इसमें सदस्य कुल 28 हैं यूरोपियन यूनियन में। ये ब्रुसेल और बेल्जियम, ब्रुसेल इस मुख्यालय है यहाँ पर बेल्जियम में। इस संगठन में यूरोप में विभिन्न देशों में एकत्रित बाजार प्रणाली विकसित की है। यूरोप में बहुत सारे देशों की एकत्रित बाजार प्रणाली विकसित की गई है। इसका उद्देश्य यूरोप में वस्तुएं, सेवाओं और पूंजी को स्वतंत्र संचार करना है। आप देखोगे विभिन्न देशों में एकत्रित बाजार प्रणाली मतलब बहुत एक साथ मिलकर किस तरह से बाजार की प्रणाली बनाई गई है। और यहाँ पर यूरोप में वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी के स्वतंत्र संचार करना, इसका उद्देश्य क्या है, जो भी वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उसको क्या करना, स्वतंत्र रूप से मतलब फ्री छोड़ देना, कि उसका संचार करना जरूरी है। सभी देशों में वस्तुओं की लेन देन करते समय सभी वस्तुओं का कर रद्द कर देना। जब भी लेन देन करना है उसमें उसके जो भी कर लगते हैं, एक्स्ट्रा टैक्स लगता है, उसको रद्द कर देना। और सदस्य देशों के लिए यूरो मुद्रा निश्चित की गई है, कि यूरो मुद्रा बनाई गई है, जो उसका उपयोग करके वो आपस में व्यापार कर सकते हैं। ओपेक, ओपेक में कितने कितने आप देखोगे सदस्य हैं, 13। इसका चिन्ह क्या है आप देखोगे, इस तरह इसका चिन्ह है, वो चिन्ह। और वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। और ये देश का कार्य क्या है, ये संगठन का कार्य क्या है, खनिज तेल के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण करना। ये सभी देश मिलकर साथ में एक संगठन स्थापित किए हैं और इन्होंने अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण रखा है। किस तरह से नियंत्रण मतलब उस पर कुछ ना कुछ काबू में करके रखना है। ऐसा नहीं खनिज तेल ज्यादा मात्रा में देना शुरू कर दोगे तो खत्म हो जाएगा, खनिज तेल खत्म होने वाली चीजें हैं। सदस्य देशों के बीच तेल उत्पादन और उसकी कीमत नियंत्रित करना। जो भी है जो भी सदस्य देश है उसमें तेल का जो उत्पादन किया जाएगा और उसकी जो कीमत है उसका नियंत्रण, उसको भी कंट्रोल में रखेगा ये संगठन। और तेल निर्यात में सूत्रता रखना, जितनी भी तेल की निर्यात की जाएगी मतलब सूत्रता रखना, सुसूत्रा मतलब एक जैसा रखना, कि मतलब अलग अलग लोग अपने अलग अलग तरीके से यहाँ पर तेल उत्पादन और उसकी कीमत न रखे, मतलब सूत्रता होनी चाहिए। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसमें कुल 8 सदस्य हैं सार्क में और इसके मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। दक्षिण एशिया देशों की समान समस्याएं समझते हुए उसके समाधान और उसका उपाय निकालना। यहाँ पर उसकी समस्याएं हैं, उसका जो भी प्रॉब्लम्स है उसका उपाय ढूंढेगा ये संगठन। सदस्य देशों के बीच सामाजिक कल्याण, जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए प्रादेशिक सहयोग बढ़ाना। किस तरह से समाज कल्याण के लिए प्रदेश का सहयोग एक दूसरे के साथ में होना चाहिए और उनके जीवन स्तर को, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहने के तरीकों को ऊपर उठाने के लिए एक दूसरे का क्या करना है, मदद करनी है। दक्षिण एशिया की अशांति को दूर करना, दक्षिण एशिया की जो भी अशांति है, अगर उसमें प्रॉब्लम है तो उसको दूर करने का कार्य भी ये संगठन करेगा। आसियान, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसमें कुल 10 सदस्य हैं। जाकर्ता इंडोनेशिया में ये है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में आर्थिक विकास करना और सामाजिक सांस्कृतिक सौहार्द बढ़ाना, प्रादेशिक शांति का प्रोत्साहित करना, मतलब प्रदेशों में शांति होना चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास होना चाहिए। सदस्य देशों में व्यापार वृद्धि के लिए सहूलियत देना, सदस्य देशों में व्यापार किस तरह से उसकी वृद्धि की जाएगी उसकी भी सहूलियत उनको देना चाहिए, देगा ये सब। ओपेक और आपेक में सिर्फ ओ की मात्रा का ही अंतर है। आप देखोगे ओपेक आपेक,
तो इस तरह से आपेक अलग है, ओपेक अलग है, ध्यान देना। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसमें कुल 21 सदस्य है। आपेक में ये सिंगापुर में है, मुख्यालय इसका सिंगापुर में है, और इसका काम है एशिया प्रशांत महासागर के क्षेत्र में मुक्त व्यापार और आर्थिक सहयोग देना। एशिया और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जो मुक्त व्यापार किया जाएगा, मुक्त रूप से मतलब स्वतंत्र रूप से व्यापार किया जाएगा, और उन लोगों को क्या किया जाएगा, पैसे के रूप में, आर्थिक सहयोग मतलब पैसे के रूप में उनको मदद भी की जाएगी। और सदस्य देशों में प्रादेशिक और तकनीक विकास का प्रोत्साहन देना। जो भी सदस्य देश है उसे क्या करेगा, प्रादेशिक विकास, प्रदेश का विकास और तकनीक विकास मतलब टेक्नोलॉजी में जो भी विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, इसके लिए भी वो क्या करेगा, प्रोत्साहन, इंकरेजमेंट देगा। ब्रिक्स, ब्रिक्स क्या होता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। हम किसके एसोसिएशन में है, यहाँ पर किसके संगठन में है, ब्रिक्स में, ब्रिक्स में है। ब्रिक्स में कितने हैं, कुल 5 देश है, 5 देशों के नाम दिया है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये शंघाई चीन में इसका मुख्यालय है। इसका मुख्य काम क्या है, संगठन के देशों की अर्थव्यवस्था वृद्धि के लिए निधि उत्पन्न कराना। निधि मतलब पैसा, जो भी अर्थव्यवस्था वृद्धि करनी है उसके लिए पैसा देना, और आर्थिक सहयोग एक दूसरे के साथ में बढ़ाना है, और आर्थिक सुरक्षा एक दूसरे के साथ में मजबूत करना। आर्थिक मैंने कहा पैसे के रूप में उनको मजबूत करना। ये मानचित्र से मित्रता आपको करनी है। नीचे दिए गए में ओपेक, ओपेक, सार्क, इन देशों को आप इंटरनेट के माध्यम से ढूंढना है, और इसमें आपको भरकर उनके रंग करने हैं अलग। जैसे ओपेक का सदस्य कौन कौन से ओपेक के, अभी ओपेक में एशिया पैसिफिक ये सब ओपेक में है ना। ओपेक में 13 देश हैं, तो 13 देशों के नाम आप इंटरनेट से निकालिए और वहां पर रंग भरना है। इसको आपको खुद करना है विश्व के मानचित्र में। विपणन क्या होता है, विपणन क्या होता है, विज्ञापन होता है। विपणन क्या होता है, विज्ञापन। तो यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल दिया है कि इसके बहुत सारा वो मेहनत करता है थोंडिबा, लेकिन उसको क्या करते हैं, उसको उसके अनुसार कीमत नहीं मिलती, तो वो क्या करता है, वो उसके बाद थोंडिबा किस तरह से वो सब चीजें सुपरमार्केट और मॉल में वो संपर्क करके किस तरह से उसने ये सारी चीजें की और उसकी गुणवत्ता बढ़ गई, जिससे उसकी बिक्री अधिक होने लगी। तो ये विपणन के माध्यम से, उसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। विपणन के माध्यम से ये सारी चीजें हुई है। तो इस तरह से आप देखो एडवर्टाइजमेंट, कोलगेट का एडवर्टाइज आप देखते ही हो, आपने कोलगेट का देखा होगा। इसके अलावा शैम्पू के एडवर्टाइजमेंट, तो अलग अलग चीजों की आप एडवर्टाइजमेंट जितनी आप देखोगे तो वो प्रोडक्ट आप खरीदने जाओगे। तो वस्तु की कीमत, उसकी गुणवत्ता, उसकी श्रेणी और उपभोक्ता की समझ, वस्तु की किस प्रकार रखा जाता है, इस पे महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से धोंडिबा ने क्या किया, अपनी पापा की हेल्प की, और इस तरह से उनका उत्पादन बढ़ गया। अगर हम कोई विज्ञापन द्वारा करेंगे, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा थ्रू जाएंगे, तो वो सामान जो भी हमने निर्माण किया है वो बिकना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ वस्तुओं का प्रयोग करते हैं हम लोग, उसके उत्पादक का नाम आपको लिखना है यहाँ पर, खुद स्वयं करना है। इसके अलावा विपणन का क्या महत्व होता है, विपणन अर्थात मैंने बताया एडवर्टाइजमेंट किस तरह से ये क्या होता है, ये औद्योगिक समाज की रचना, वैश्वीकरण के उत्पादन, अनेक विकल्प उपलब्धता, यह वर्तमान व्यापार की संरचना है। आप पार्श्वभूमि पर व्यापार की विपणन व्यवस्था अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। आप देखोगे समाज की रचना कैसी है, वैश्वीकरण का उत्पादन किस प्रकार से होता है, अनेक विकल्प दी गई, उपलब्धता कैसी है, तो इस पर व्यापार जुड़ा होता है। विपणन के अनुसार अनुशासनबद्ध पद्धति से व्यापार में वृद्धि होती है। यहाँ पर एक नियम कानून भी होता है। कुछ भी आप प्रोडक्ट दिखाओगे, फेयर एंड लवली दिखाया कि गोरा हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, पूरे गोरे हो जाओगे, एकदम काला रहेगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। एक अनुशासनबद्ध पद्धति से यहाँ पर व्यापार में वृद्धि की जाती है, और एक ही समय में उत्पादन बड़े पैमाने पर वितरित किया जा सकता है। अब वो एक एडवर्टाइज दिखाया जा रहा है, सब जगह टीवी में दिख रहा है, तो सभी बड़े पैमाने से ये सारी चीजें वो अपने प्रोडक्शन को दिखा सकता है। उत्पादक को अधिक से अधिक मात्रा में उपभोक्ता तक पहुंचाया जा सकता है एडवर्टाइजिंग के माध्यम से, विपणन के माध्यम से। उपभोक्ता का क्रय मूल्य भी बढ़ता है, और आधुनिक युग में विपणन व्यापार व्यवस्था का एक मुख्य आधार है। जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया, अगर आप एडवर्टाइज करके बताते हो तो बहुत सारे उपभोक्ता तक एक ही बार में हम बता सकते हैं अपने महत्वता को। विज्ञापन की आवश्यकताओं से उपभोक्ता, विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं की भावना निर्माण की जाती है।
निर्माण उसके अंदर की जाती है। जैसे फेयर एंड लवली लगाओ तो आप गोरे हो जाओगे, कोलगेट लगाओ तो आपके दांत मजबूत हो जाते हैं, तो उनमें एक आवश्यकता की भावना निर्माण की जाती है। अधिक से अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, मतलब ग्राहक तक, जैसे हमारे तक पहुंचाना, हम तक, और उत्पादन की ओर, उपभोक्ता की ओर आकर्षित करना और उपभोक्ता की वस्तु की खरीदारी के लिए प्रोत्साहित करना, ये विपणन का मुख्य उद्देश्य है। विपणन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम किस तरह से लोगों में इंटरेस्ट, रुचि निकालेंगे और वो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको खरीदने, उस प्रोडक्ट को आएंगे। विपणन व्यवस्था पर सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार के साधनों का बहुत प्रभाव पड़ता है। सूचना प्रौद्योगिकी है, जैसे फॉर संचार, ये जैसे हमारा इंटरनेट है, टीवी है, रेडियो है, सूचना प्रौद्योगिकी में ये सब आते हैं। न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, सब माध्यम का प्रयोग किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के कारण पूरा विश्व एक बड़ा बाजार का केंद्र बन गया है। अब अंतरजाल जो इंटरनेट है, वो विश्व के विविध देशों में उत्पादन की जानकारी प्राप्त होती है। इंटरनेट के द्वारा हम, अगर क्या होता है कि अगर अमेरिका में कोई चीज, प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, उसे भी हम मंगा सकते हैं, तो उसको टेली शॉपिंग, बाहर से भी हम इंटरनेट से भी शॉपिंग कर सकते हैं। इस ई शॉपिंग, ई मार्केटिंग कहा जाता है। विविध विकल्प होते हैं, उपभोक्ता अंतरजाल की सुविधा के कारण ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकता है। उत्पादक का विज्ञापन करते समय झूठ फंसाने वालों अथवा अतिशयोक्ति मतलब वही फंसाने वाले विधानों का प्रयोग कर ग्राहकों को फंसाता है। अन्य वस्तुओं का दोष बताना आदि के कारण कई बार विज्ञापन अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं। मतलब हमें अगर जो भी विज्ञापन करना है, दूसरे के प्रोडक्ट को हमें बुरा नहीं बताना है। इसके अलावा अतः विज्ञापन दिखाते समय योग्य नीतियों का पालन करना है। हमारे पास कुछ कानून बने गए हैं, विज्ञापन करते समय, एडवर्टाइज दिखाते समय हमें कुछ बनाना है नीतियों का, नीति कानून के तहत जाकर हमें वो कार्य करना है। और उपभोक्ता ऐसे विज्ञापनों से सावधान रहना चाहिए। इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाया गया है और इस आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उचित मूल्य में वस्तु खरीदने वाले व्यक्ति उपभोक्ता में होनी ही चाहिए। तो बच्चे लोग, आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना है? इस पाठ, ये पाठ हमारा पूरा हो चुका है, व्यापार पाठ 9। किसी को प्रश्न पूछना है? इसके स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर आप पाठ पढ़कर कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कोई डाउट? सर, भूगोल में पाठ 9 व्यापार, इसके बारे में हमने व्यापार की संकल्पना, उसके प्रकार, व्यापार संतुलन, संकल्पना और प्रकार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, विपणन और संसार के कुछ आर्थिक संगठनों के बारे में जानकारी प्राप्त की। मैं आशा करती हूँ कि ये पाठ आप अच्छी तरह से समझ गए हैं और इनके प्रश्नोत्तरों को आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।